रोजगार निर्धारण के जो सिद्धांत हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन का विषय है। हम रोजगार के निर्धारण की बात करें या आय के निर्धारण की बात करें, और इस निर्धारण में दो विचारधाराएं मिलती हैं। एक मिलती है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, जिसको कि हम लोग देख चुके हैं पिछले प्लेलिस्ट में, और इसी विचारधारा को यानी रोजगार के निर्धारण की जो अगली और महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के फेल हो जाने के अनुक्रम में 1930 में आकाश में उभरती है, और इस विचारधारा को कहते हैं कीन्सियन स्कूल ऑफ थॉट। ये बेसिकली अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड केन्स, और इन्होंने 1936 में एक पुस्तक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक का जो प्रचलित नाम चर्चा में रहता है वो रहता है जनरल थ्योरी। तो अक्सर जनरल थ्योरी का नाम भी बच्चों से पूछ लिया जाता है। तो जनरल थ्योरी ऑफ, इसमें जो टर्म है, पहला टर्म है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है आपका ब्याज, और तीसरा है रोल ऑफ मनी। तो 1936 में क्लासिकल विचारधारा के जस्ट विपरीत एक नई विचारधारा क्षितिज पर उभर के आई, जिसे हम जॉन मेनार्ड कीन्स की कीन्सियन सिस्टम के नाम से जानते हैं, और जिसका विस्तृत उल्लेख कीन्स ने अपनी पुस्तक, जो कि 1936 में लिखी गई, जनरल थ्योरी में विस्तार से वर्णन किया गया है। उसमें जो सिद्धांत दिए गए, जिसका नामकरण अगर हम करना चाहें तो कीन्स के ही पूर्ववर्ती अर्थशास्त्री हुए टी.आर. माल्थस, और माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड दिया। प्रभावी मांग, जिसको कहते हैं ना प्रभावी मांग। टी.आर. माल्थस की इस देन को कीन्स ने अपना औजार बनाया, और क्लासिकल सिस्टम की जो विचारधारा चली आ रही थी, सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड, उसमें जब लीकेजेस हो गए और चारों तरफ बेरोजगारी फैल गई, तो उन्होंने एक थ्योरी का प्रतिपादन किया, डिफिशिएंसी थ्योरी ऑफ डिमांड। आप इसको दूसरे शब्दों में, बहुत आसान से लफ्जों में अगर कहें, तो जो जे.बी. से ने जो सिद्धांत दिया था, जिसको कहा गया था कि आपूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कीन्स ने आर्थिक निकाय के दूसरे सिरे को पकड़ा, और उन्होंने कहा कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। और क्लासिकल विचारधारा में जो लूप होल्स हुए, उसका प्रत्युत्तर उन्होंने डिफिशिएंसी थ्योरी ऑफ डिमांड के रूप में दिया, और ये कहा कि जो क्लासिकल विचारधारा के अपनाने के फलस्वरूप जो बेरोजगारी का कारण है, वो मांग में कमी है। हम मांग को बढ़ाकर पुनः रोजगार में स्थापित कर सकते हैं, संतुलन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थिति कैसे प्राप्त की जाएगी, उसके लिए उन्होंने इफेक्टिव डिमांड का सहारा लिया।
हम देखें कि इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, उससे पहले कीन्स ने जो इफेक्टिव डिमांड में इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए उनको जरा सा गौर कर लें। और उसमें जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात जो आती है, उसमें जो उन्होंने वेरिएबल्स लिए, उस वेरिएबल्स में उन्होंने लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनकम का सहारा लिया। और इसके लिए इफेक्टिव डिमांड की बात की, और इसके लिए जो वेरिएबल्स लिए गए उपभोग, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट या सरकारी व्यय, ये 3 पैरामीटर्स उन्होंने इफेक्टिव डिमांड के लिए लिए। उन्होंने अपने प्रिंसिपल में कहा कि जो इफेक्टिव डिमांड है ये क्या है, बेसिकली नेशनल इनकम, या हम कहें नेशनल एक्सपेंडिचर, या आप कहें Y बराबर C+I। C उपभोग हो गया, I निवेश हो गया, ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू जो उन्होंने लिया ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा उन्होंने इसी के समानांतर इक्वेशन लिया Y बराबर C+S, यानी इफेक्टिव डिमांड जो नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन का कारण है, और इससे हम नेशनल एक्सपेंडिचर के टर्म्स में भी देख सकते हैं, चाहे एक इनकम है तो दूसरा एक्सपेंडिचर होगा। Y बराबर C+I, आय, उपभोग और निवेश का योग है। दूसरी तरफ Y आय और बचत का संयुक्त परिणाम है। और अगर S बराबर I हो तो अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। S बराबर I, S इज ग्रेटर देन I, S इज लेस देन I, ये 3 स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। जब S बराबर I होगा तो आय का स्तर, इनकम, रोजगार का स्तर, एम्प्लॉयमेंट, उत्पादन का स्तर कांस्टेंट होगा, या आप ये कहें कि संतुलन में होगा। जब S बराबर I होगा, ये एक आदर्श स्थिति है। ऐसी स्थिति हम क्लासिकल सिस्टम में भी देख चुके हैं, S बराबर I। तो कुल मिला के जो रोजगार के निर्धारण के सिद्धांत में जो तथाकथित महत्वपूर्ण वेरिएबल हैं वह क्लासिकल और कीन्स में लगभग मिलते हुए हैं। बस क्या है कि क्लासिकल दीर्घकाल में विश्वास रखते थे और कीन्स अल्पकाल में विश्वास रखते थे। क्लासिकल स्टेटेड दैट इन द लॉन्ग रन देयर विल बी फुल एम्प्लॉयमेंट,
there will be no unemployment, there will be no disequilibrium in the economy in the long run. While Keynes stated that in the long run we are all died, हम सब मर जाते हैं। तो कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए फॉर शॉर्ट रन्स, और दैट इज व्हाई कीन्स एम्फसाइज ऑन द डिमांड फैक्टर्स। सो इसीलिए जब उन्होंने से के सिद्धांत को उलट दिया, उन्होंने कहा कि आपूर्ति ही मांग का सृजन नहीं है, बल्कि मांग आपूर्ति का सृजन करती है। मजदूरी के फ्लेक्सिबिलिटी से रोजगार लाया जा सकता है, लेकिन मजदूरी केवल लागत का ही भाग नहीं है, बल्कि आय का भी भाग है, कीन्स ने ये कहा। और इसलिए उन्होंने मांग पर विशेष ध्यान दिया। तो हम देखें कि जब स्थितियां बराबर की हैं, एस बराबर आई, तो ना आय में कोई चेंजेस होगा, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर इससे अलग स्थितियां दो हो सकती हैं, एस इज ग्रेटर देन आई, बचत ज्यादा है अर्थव्यवस्था में, ये ज्यादा है, ये कम है। एस क्या है? लीकेजेस है। आय के वृत्ति प्रभाव में कुछ आय का हिस्सा निकल गया, वह पुनः अर्थव्यवस्था में वापस नहीं आया। जब पुनः वापस नहीं आया, यह बचत हो सकता है कि किसी अलमारी के किसी खाने में रखी हुई हो, कहीं जमीन के नीचे गड़ी हो, यह अर्थव्यवस्था में लीकेजेस है। और जब एस इज ग्रेटर देन आई होगा तो आय में गिरावट आएगी, निशान नीचे की तरफ जाएगा। आय में गिरावट आएगी, रोजगार में गिरावट आएगी, रोजगार में गिरावट आएगी, आउटपुट में भी गिरावट देखने को मिलेगी जब एस इज ग्रेटर देन आई होगा। इससे उलट दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? जब एस इज लेस देन आई हो, तो इससे जस्ट विपरीत स्थितियां हो जाएंगी, यानी अब निवेश ज्यादा हो रहा है। निवेश क्या है? बेसिकली इंजेक्शन है। तो जब इंजेक्शन इज ग्रेटर देन लीकेजेस, यानी अर्थव्यवस्था में हिस्सा कम निकल रहा है लेकिन निवेश ज्यादा हो रहा है। दिमाग में प्रश्न ये आ सकता है कि ये निवेश कौन सा होगा? ये निवेश गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, जैसा कि कीन्स ने बात की। और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी आएगा। तो जब आई ग्रेटर देन है ऐसे, या एस लेस देन हो गया, आई इंजेक्शन इज ग्रेटर देन हो गया, तो इससे क्या होगा कि आय के स्तर में बढ़ोतरी होगी, रोजगार के स्तर में बढ़ोतरी होगी, आउटपुट के स्तर में बढ़ोतरी होगी। ये तीन अलग अलग स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अब हम हाउ द इफेक्टिव डिमांड्स वर्क, अब हम इस पे बात करते हैं। इफेक्टिव डिमांड के अब हम पहले सिरे को डिस्कस करें, और जिसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड प्राइस। एग्रीगेट डिमांड प्राइस। और देखिए, अगर हम इसको फंक्शन के रूप में देखें तो ये क्या हो जाएगा? D इज अ फंक्शन ऑफ N। ये क्या है? आपका आउटपुट है, उत्पाद। और ये किसका फलन निकल के आ रहा है? ये N का, यानी N मतलब जनसंख्या, या आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट। N क्या है आपका? लेबर। और इस सिद्धांत को हम अगर डायग्राम के फॉर्म में देखें, जो कि बनाया गया है, एक्स एक्सिस पे हमने एम्प्लॉयमेंट को लिया है, रोजगार के अवसरों को, और बाई एक्सिस पे हमने प्रोसीड्स लिया है। प्रोसीड्स मींस जो इनकम
काम करने के बाद जो एक्सपेक्टेड है, जो कि एग्रीगेट डिमांड प्राइस के रूप में प्राप्त होगी, वो दैट इज प्रोसीड्स टू सेल द लेबर। तो जो एम्प्लॉयमेंट और प्रोसीड्स के बीच में जो संबंध निकल के आया, वो किस तरीके का संबंध निकल के आया है कि जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें आउटपुट बढ़ता हुआ मिलेगा। आप देख लें, यहां ओरिजिन पर है, हम N1 से N से N1 की ओर तरफ जाते हैं, तो हमें जो प्रोसीड्स है R से R1 की तरफ जाती हुई दिखती है। हम जैसे जैसे लेबर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमको आउटपुट बढ़ता हुआ मिलेगा। दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन अप टू अ लिमिट। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि जब जब आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दें और आपको आउटपुट भी बढ़ता हुआ मिले। और आप ये देखें कि ये कर्व इस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले जो उत्पादन बढ़ रहा है वो इंक्रीज है, बट द रेट ऑफ इंक्रीजेस दैट इज इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। आप देखें, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट्स के बाद क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा कि जब आप लेबर्स नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाएंगे लेकिन जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, बट द रेट दैट इज डिक्रीजेस, घटती दर से बढ़ेगा। यही एग्रीगेट डिमांड प्राइस का फंक्शन है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है, यानी जो प्रोसीड्स है जो हमें मिला, हमको बेचने पे मिला। भाई देखिए, प्रोसीड्स अगर लेबर बेच रहा है तो उसको लेबर अपने श्रम को बेचने से जो प्रोसीड्स मिल रही है। जिसने एंटरप्रेन्योर ने वस्तुएं बनाई, ठीक है, कोई डॉक्टर्स है उसने अपनी सेवाएं दी तो अपनी सेवाओं को बेच के उसने प्रोसीड्स लिया। तो देयर आर टू फोर्सेस which simultaneously act in the market। बाजार में दोनों लोग काम करते हैं, जो श्रम अपना मूल्य बेच रहा है, एंटरप्रेन्योर कोई वस्तु या उत्पादित सेवा को बेच रहा है। तो यानी एग्रीगेट डिमांड का जो फंक्शन है वो क्या है कि इकोनॉमी में आप कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर increases, expenditure increases in the economy at a decreasing rate। और जब हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें ये बात और स्पष्ट समझ में आएगी कि कीन्स ने इफेक्टिव डिमांड के एक सिरे के रूप में एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की बात क्यों की। ये डिमांड दोनों तरीके की हो सकती है, ये कंजम्पशन डिमांड भी होगी, कैपिटल डिमांड भी होगी। यानी ऐसी वस्तुओं की मांग जो उपभोग के लिए की जा रही है, ऐसी वस्तुओं की मांग जिन पूंजीगत वस्तुओं की भी मांग इसमें शामिल है। तो इस तरीके से पहले डायग्राम के रूप में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की बात की। अब हम एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन की बात करें। दूसरे सिरे के रूप में हम एग्रीगेट सप्लाई प्राइस की बात कर सकते हैं, जिसको कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। यानी एक हो गया आपका ADF और एक हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस को भी हम Z इज अ फंक्शन ऑफ N से डिनोट कर सकते हैं। यहां पर देखें कि ये जो एम्प्लॉयमेंट और प्रोसीड्स के बीच में जो कर्व है वो
दैट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। और आप जानते हैं कि सप्लाई फंक्शन क्यों पॉजिटिव होता है? क्यों? अगर प्रोसीड बढ़ रहा है तो एंटरप्रेन्योर वुड प्रेफर टू मोर सप्लाई, मोर सप्लाई, मोर सप्लाई। आप देखें कि N1 N2 R से R1 हो गया आपका। लेकिन एक पॉइंट पर एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन जो है वो क्या हो जा रहा है? वर्टिकल हो जा रहा है। और ये वर्टिकल कौन सा पॉइंट है? ये फुल एम्प्लॉयमेंट्स का पॉइंट है, वर्टिकल। यानी दैट इज द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। और कीन्स चूंकि शॉर्ट रन में बिलीव करते थे तो टेक्निकल कंडीशंस में कैन नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन्स। तो बहुत जल्दी ही एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर सप्लाई कर्व आपका वर्टिकल हो जाएगा और ये फुल एम्प्लॉयमेंट के इक्वल में हो जाएगा। तो एक तरफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन हो गया, D इज अ फंक्शन ऑफ N, ये इंक्रीजिंग है इनिशियली एट इंक्रीजिंग रेट बट आफ्टर दैट increases at the decreasing rate। ये Z is a function of N है, that is increasing because of short runs ultimately get the point of full employments। the economy cannot go beyond that। अब हम तीसरे पॉइंट्स पे आते हैं जो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इंटरसेक्शन पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे हमने एम्प्लॉयमेंट लिया, बाई एक्सिस पे हमने प्रोसीड्स लिया और इफेक्टिव डिमांड पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। इफेक्टिव डिमांड दो चीजों से मिलकर बना है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही का इंटरसेक्शन पॉइंट इफेक्टिव डिमांड कहलाएगा। और जो ई पॉइंट है जहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, यानी N1 पॉइंट, यहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमी संतुलन की अवस्था में है। एंटरप्रेन्योर जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो हाईएस्ट नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इस पॉइंट पर जो एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट अर्न करेगा वो हाईएस्ट नॉर्मल प्रॉफिट होगा N1 पॉइंट्स, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन कीन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वह यह है कि इकोनॉमी में जो संतुलन है वो ये मे बी लेस देन एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर भी हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही कीन्स ने, यानी उन्होंने इकोनॉमी को दो नजरिए से देखा, एक संतुलन की दृष्टि से, दूसरा पूर्ण रोजगार की दृष्टि से। तो उन्होंने कहा कि जो संतुलन की स्थिति है वो पूर्ण रोजगार से पहले भी प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फुल एम्प्लॉयमेंट का स्तर ये है जहां पर ये वर्टिकल हो जा रहा है, लेकिन संतुलन आपको N1 बिंदु पर ही देखने को मिल रहा है। यानी कि अर्थव्यवस्था में ऐसा हो सकता है
कि संतुलन भी हो और अर्थव्यवस्था में सब्सटेंशियल अमाउंट में अनएम्प्लॉयमेंट भी हो। यानी कीन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है कि अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम भी हो सकता है प्लस सब्सटेंशियल अमाउंट में अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। और देखिए यहाँ ये डिफर कर रहा है क्लासिकल सिस्टम से, क्योंकि क्लासिकल सिस्टम तो कहते हैं कि देयर आर नो चॉइस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, देयर आर नो चॉइस, ऑलवेज एम्प्लॉयमेंट इज देयर। But Keynes stated that the economy may be in equilibrium before to get full employment level. Equilibrium along with substantial amounts of unemployment is there, exist. आप देख सकते हैं कि aggregate demand function, aggregate supply functions, दोनों intersection, and one that is the equilibrium, that is the proceeds, and the full employment when the aggregate supply functions becomes vertical. अब देखिए why Keynes focused on aggregate demands rather than aggregate supply. You know, the aggregate supply is basically depends on technical aspects, and physical aspect. We cannot change in short run. It becomes vertical. While aggregate demand, that is the psychological factor. Psychological factors of human being, and that is stable in the short run, maybe change in the long run. Keep in mind always, Keynes always stated about the short runs, and the supply may not be may be vary in the long run but stable in the short runs, while aggregate demands may be vary in the short run, like psychological factor of human being. That is why Keynes emphasized aggregate demand factors more important, that is aggregate demand functions, rather than aggregate supply functions. And we got the point of effective demand. That is basically the Keynesian theory of employments and income.